ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में पढ़ा था, है ना। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो हमने देखा था हमारे पास एक होता है सेल, सेल के अंदर होती है न्यूक्लियस। बताओ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें प्रोटीन और क्रोमोसोम देखने को मिलता है ना। क्रोमोसोम। बताओ, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? फटाफट बताओ। क्रोमोसोम की डिस्कवरी बोल्डर ने करी थी, फ्लेमिंग बोल्डर। अभी मैं दिखाता हूं, पहले मैं समझा दूं थोड़ा सा। उसके बाद इस क्रोमोसोम को लिख देता हूं, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब और उखाड़ा गया तो इसमें लच्छेदार संरचना देखने को मिली, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया डीएनए, है ना। डीएनए, डीएनए, डीएनए को और निकाला गया तो क्या मिला? हमें मिला जीन, जीन, जीन। और जीन को और निकाला गया तो हमें मिला आरएनए, आरएनए। यानी जीन को और खींच दिया गया, जीन को और खींचा गया तो उसमें से हमें आरएनए देखने को मिला, आरएनए देखने को मिला। बताओ, क्रोमोसोम की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने करी? क्रोमोसोम को बोल्डर फ्लेमिंग ने। जीन को सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? मिसर ने। इसका जीन को नहीं, डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था? मिसर ने, फ्रेडरिक मिसर। और उसके बाद इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए को पहली बार लैब में मॉडिफाई किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। उसी तरीके से हम जब जीन की बात करेंगे तो जीन को डिस्कवर किया था जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। जोहानसन, देखो ये तो है वोल्डर फ्लेमिंग, इन्होंने क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। और ये है जोहानसन। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जोहानसन याद रखो, इतना क्लियर है। ठीक है, जैसे जीन जैसे जोहानसन, जैसे जीन और जैसे जोहानसन, जोहानसन। ठीक है, जोहानसन। जोहानसन ने किसकी डिस्कवरी करी? जीन की, जीन की। ठीक है, जीन की। इतना क्लियर है। अब देखो, ये जो जीन होता है, जीन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम प्लांट सेल, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम लोग करेले को करेली में कन्वर्ट करते हैं। मतलब पहले करेला छोटा छोटा आता था, अब वो लंबा लंबा करेला आने लगा है। क्या भारत में जेनेटिक मॉडिफिकेशन लीगल है कि इलीगल है? दुनिया में उसका क्या स्टेटस है? ये सारी चीजें जब हम प्लांट पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें जीन के बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हमने कल जो देखा था वो क्या देखा था? हमने देखा था भाई, क्रोमोसोम के बारे में देख लिया था। क्रोमोसोम इंसानों में टोटल 46 पेयर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में 1 होता है, जर्म सेल में 23 पेयर होते हैं, 23 होते हैं। और पोटैटो, चिंपैंजी और टोबैको में कितने होते हैं? 48 होते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें होते हैं? टेरिडोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। ठीक है, टेरिडोफाइटस में। बताओ, डीएनए, डीएनए में पाए जाने वाला शुगर क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ बेस क्या होता है? नाइट्रोजन, एलिमेंट फॉस्फोरस, एलिमेंट फॉस्फोरस। डीएनए में अगर जो हम बेस कहेंगे तो नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस किससे किससे मिलकर बनता है? प्यूरिन और पैरिमिडीन, प्यूरिन और पैरिमिडीन। हमें ये ATGC, AT में डबल बॉन्ड और GC में ट्रिपल बॉन्ड। A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, G फॉर गुआनिन और C फॉर साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। इतना क्लियर था? ओके। अब देखो, मैं थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में और जानकारी दे दूं। जब भी ना क्रोमोसोम नॉर्मली इंसानों में कितना होता है? 46। लेकिन जब कभी क्रोमोसोम 46 से बढ़ जाए या घट जाए, तब इससे होने वाली डिजीज को हम सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। और अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से
4 तरीके के सिंड्रोम के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब जानना चाहिए कि ये क्या होता है, किस में पाया जाता है। ठीक है, बताओ। क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से होने वाली डिजीज को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से होने वाली डिजीज को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। 4 तरीके के कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं? तो देखो, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या घट जाती है, वो 46 से घट करके कितना हो जाएगा? 45। 45। यह मेनली फीमेल्स में देखने को मिलती है। फीमेल, इसकी वजह से फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है? तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यानी समस्या क्या आती है? इनफर्टिलिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बांझपन। ठीक है, मतलब कि जिन जिन महिलाओं के अंदर टर्नर नामक सिंड्रोम हो जाता है या क्रोमोसोम 45 हो जाते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनमें बच्चे प्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उनका जो शरीर का साइज होता है वो छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो टर्नर सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है? फीमेल्स में। क्या ये मेल में देखने को मिलेगा? नहीं, मेल में देखने को नहीं मिलेगा। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 45। 46 से घटकर 45 हो जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे तो क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, यह मेनली इसमें देखने को मिलता है मेल में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ करके 46 से कितनी हो जाती है? 43। 43। और इसकी वजह से पुरुषों में इम्पोर्टेंट नहीं बे, इम्पोनेंट, इसको हम कहते हैं नपुंसकता। नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता यानी पुरुषों में नपुंसकता की समस्या आती है, इम्पोनेंट की समस्या आती है। उन्हें दूसरे जो जेंडर होते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है। वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? कहते हैं ना, कुछ लोग गाली देते हैं, नपुंसक हो क्या बे? तो उसको किसकी वजह से होता है? क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम की वजह से। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम की वजह से। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ करके 46 से कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ठीक है, 46 से 47 हो जाती है। उसके बाद और कौन सा सिंड्रोम है? तो एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो ये देखो, मेल और फीमेल पहले दोनों में पाया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इसमें जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ये बढ़ करके 46 से 47 हो जाता है। ठीक है, 46 से 47 हो जाता है। 46 से 47 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में जो शरीर होता है ना, वो अजीब ढंग का हो जाता है। मतलब जैसे होठ जो रहेंगे, होठ वो फूल जाएंगे, या शरीर चेहरे का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, या पीठ पर कुबड़ निकल जाएगा। ठीक है, मैं दिखा दूं? तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो इसमें देखना दिखाई दे रहा है। तो इसमें चेहरा देखो, चेहरा खुल चुका है। ठीक है, यहाँ देखो, चेहरा देखो एकदम भोका हो गया है, बड़ा सा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ है? ये कुबड़ टाइप निकल गया है। तो डाउन सिंड्रोम में शरीर में हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, यानी शरीर बेडौल हो जाता है। कहते हैं ना, किसी का अगर शरीर सुंदर हो तो सुडौल कहते हैं उसको। हट्टा कट्टा बॉडी है, शरीर अच्छा है, उसे हम सुडौल कहते हैं। लेकिन शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, चेहरा चेहरा न लग करके कोई बड़ा सा धोखा लगने लगे, तो उसको हम कहते हैं बेडोल हो गया है। तो डाउन सिंड्रोम में
डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 46 से बढ़ करके 47 हो जाता है। ठीक है, 47 हो जाता है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग कि चेहरा का मोटा हो जाना या उबड़ उबड़ हो जाता है। ठीक है, उबड़ उबड़ यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद हम चौथा देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम। अब देखो पटाऊ सिंड्रोम में क्या है, इसमें भी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 से बढ़ करके 47 हो जाती है। यह भी मेल और फीमेल दोनों में ऑब्जर्व करने को मिलता है। और पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ऊपर का होठ होता है ना बच्चों का, वो कटा हुआ दिखाई देता है, या आंखें पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, या चेहरे पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती है। मैं दिखाता हूँ उसको। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम देखो इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखो चेहरा पूरी तरीके से बेढंग हो जाएगा, ऊपर का पूरा जो होठ रहेगा वो खत्म हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर मतलब कभी कभी जो ये होते हैं आंखें होती हैं, आंखें डेवलप नहीं हो पाती हैं, दिखाई दे रहा है। तो पटाऊ सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक दिखता है। अब कभी कभी इस पटाऊ सिंड्रोम को हम लोग इसमें जैसे कि हम इसको ट्राइसोमी भी कह देते हैं। ट्राइसोमी तो लोगों को लगता है कि 13 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्या इसमें। देखो क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर जैसे 1 नंबर क्रोमोसोम, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ऐसे ही इसमें 13 नंबर्स का क्रोमोसोम की 3 पेयर बन जाती है। देखो इसमें क्या लिखा है, पटाऊ सिंड्रोम इज अ सीरियस रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय हैविंग अ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 13 इन सम और ऑल द बॉडी सेल। ठीक है, तो 13 नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 पेयर में ना होकर के 3 पेयर में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमेशा पेयर में होना चाहिए, 2 होना चाहिए 2 क्रोमोसोम, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसकी वजह से टोटल नंबर में जो एक इंसान के अंदर क्रोमोसोम 46 होते हैं वो 46 ना होकर के क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। 47 हो जाते हैं। समझ में आया? तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है ये क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने देखो क्या क्या देख लिया, हमने क्रोमोसोम के बारे में पूरी डिटेल ले ली और डीएनए के बारे में हमने कल पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं। जीन के बारे में अभी क्या हमें पढ़ना है नहीं, लेकिन इतना याद रखना है जीन की डिस्कवरी को किसने किया था, जोहानसन ने। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए क्लियर है। चलो अच्छा मैं समझा। आरएनए मैं लिखता हूं यहाँ पे आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा देखो, जैसे हमारा अगर मैं ये बनाऊं, ये है हमारा डीएनए ना। डीएनए डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें जो नाइट्रोजन बेस दिखता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, एटीपीसी, एडेनिन थाइमिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। अगर हम डीएनए के इस थाइमिन को यूरासेल से रिप्लेस कर दें, यानी यहाँ पर हम क्या लगा दें, यू फॉर यूरासिल, तो हमारा जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा आरएनए में। ठीक है, वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आरएनए, और इसमें जो हमारा बेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए यू जी सी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा यू, यू किसकी जगह पे, टी की जगह पे। टी मतलब थाइमिन और यू मतलब यूरासिल। दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, डीएनए है ना, डीएनए, और डीएनए में यहाँ क्या है, थाइमिन, लेकिन ये क्या है, यूरासिल, और मतलब आरएनए, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या है, यूरासिल,
बाकी साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर है? तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ अच्छा, जो आरएनए होता है, आरएनए में शुगर कौन सा पाया जाता है? जाहिर सी बात है राइबोज, राइबोज शुगर पाया जाता है। और इसका अगर कहेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब क्या? घुमावदार, 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 घुमावदार। अब देखो, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें मोस्टली क्या पाया जाता है? आरएनए। उनके अंदर मोस्टली आरएनए पाया जाता है। जैसे कोरोना, कोरोना के अंदर क्या पाया जाएगा? आरएनए। ठीक है, तो आरएनए मोस्टली किसमें पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों में हमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ छुपा होता है? उनके आरएनए में, क्योंकि उनका बॉडी पूरी तरीके से डेवलप तो होता नहीं है। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था, क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो एक राइबोसोम होगा जो प्रोटीन बनाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा एनर्जी के लिए, और एक न्यूक्लियस हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर मोस्टली क्या देखने को मिलता है? आरएनए देखने को मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? ओके, बताओ, आरएनए में पाया जाने वाला शुगर क्या कहलाता है? राइबोज। राइबोज, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि आरएनए का काम क्या होता है। आरएनए का काम, तो भाई देखो, मैं यहां ले लेता हूं आरएनए। आरएनए का जो फंक्शन होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी में जो प्रोटीन बनता है उसको बनाने में हेल्प करना। बताओ, प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम का, राइबोसोम का। तो ये कैसे हेल्प करेगा? तो आरएनए के 3 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने टाइप के होते हैं आरएनए? तो 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए, और एक होता है आर आरएनए। एम को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। टी को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और आर को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कितना क्लियर है? बताओ, आरएनए कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? कौन कौन से? एमटीआर, मैसेंजर ट्रांसफर राइबोसोमल, मैसेंजर ट्रांसफर राइबोसोमल, मैसेंजर ट्रांसफर राइबोसोमल, मैसेंजर ट्रांसफर राइबोसोमल। अब देखो, एक प्रोटीन बनाने के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर को 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। कितने अमीनो एसिड्स? 20, 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। 20 अमीनो एसिड्स में से 10 अमीनो एसिड्स, 10 हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और 10 हमें खाने से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? फूड से। और 10 कहाँ रहते हैं? हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो, जितना भी 10 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड, 10 अमीनो एसिड्स जो हमें भोजन से मिलता है, जैसे हम तरह तरह के खाना खाते हैं कि नहीं। मैं इसको ले लेता हूँ किसी दूसरे पेज पर। जैसे हम तरह तरह का खाना खाते हैं, दूध हो सकता है, ब्रेड, अंडा, चाउमीन, जो भी, मछली, फ्रूट्स, सोयाबीन, जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हम हमें जो है क्या मिलता है? अमीनो एसिड्स मिलता है। और उन अमीनो एसिड्स को देखो, कुछ जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में होंगे, हमारे बॉडी में होंगे, उनकी तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो हमें खाने से मिलते हैं उनमें से
पहचानने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। जैसे मान लो यहाँ से तरह तरह के क्या आ रहे हैं, ये अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। ठीक है, हमने खाना खाया, इसमें से हमें आ रहे हैं अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर बैठा हुआ है कौन, मैसेंजर आरएनए। हमारे बॉडी में मैसेंजर आरएनए बैठा हुआ है। ये यहाँ पर देखता रहेगा, खाना खाया, इसमें से कौन सा अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। तो मान लो कि ये वाला जो अमीनो एसिड था ये रिक्वायर्ड है, ये तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और इसको आइडेंटिफाई करके ये किसको दे देगा, ये दे देगा ट्रांसफर आरएनए को। ठीक है, किसको दे देगा, ट्रांसफर आरएनए को। और ट्रांसफर आरएनए उसे ले करके तुरंत भेज देगा किसके पास, तो भेज देगा राइबोसोमल आरएनए के पास। इसके पास भेज देगा राइबोसोमल आरएनए के पास। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के पास। तो मान लो मैंने कहा कि भाई ये वाला अमीनो एसिड था, इसको मैसेंजर आरएनए ने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। इसने तुरंत किसके पास भेज दिया, ट्रांसफर आरएनए के पास। और ट्रांसफर आरएनए ने इसे किसके पास भेज दिया, राइबोसोमल आरएनए के पास। अब राइबोसोमल आरएनए उसे ले जाएगा प्रोटीन फैक्ट्री में। कहाँ ले जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री में। प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ है, भाई जहां पर राइबोसोम क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। मैं मान लो इसको एक फैक्ट्री बना देता हूं। ठीक है, और इसमें बैठा है राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन। तो राइबोसोमल आरएनए इसके पास क्या भेज दिया, इसके पास भेज दिया वो अमीनो एसिड्स। और जैसे ही इस फैक्ट्री में 20 अलग अलग प्रकार की रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स इकट्ठा हो जाएंगी, राइबोसोम उन्हें पकड़ करके उनसे क्या बना देगा, एक प्रोटीन। इतना क्लियर हो गया। तो बताओ, प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है कि नहीं, हमारी बॉडी बढ़ती है तो किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। हम आगे जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है, अलग अलग चीजें सब पढ़ेंगे बायोलॉजी में, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। ठीक है, तो बताओ प्रोटीन को बनाने में हेल्प कौन करता है, आरएनए। प्रोटीन को बनाने में हेल्प कौन करता है, आरएनए। आरएनए कितने टाइप के, 3। कौन कौन से, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। बताओ मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड की पहचान करना और उसे ट्रांसफर आरएनए के पास भेजना। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, परिवहन का काम करता है, उसे राइबोसोमल आरएनए के पास भेजता है और राइबोसोमल आरएनए उसे प्रोटीन फैक्ट्री में लेकर के जाता है, जहां पर राइबोसोम 20 अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके क्या कर लेता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना क्लियर हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब हम एक चीज समझते हैं कि कैसा हो रहा है। 1 मिनट है, ठीक है, अब चलते हैं। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अब देखो हमने देख लिया कि भाई जो आरएनए होते हैं, आरएनए में हमने क्या देखा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एम क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है इसको, अमीनो एसिड को, और टी के पास भेजता है, टी उसे राइबोसोमल के पास भेजता है, राइबोसोमल उसे राइबोसोम के पास भेजता है, और राइबोसोम उससे क्या बनाता है, प्रोटीन। ये प्रोसेस हमने देख लिया। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर कोई आरएनए है, आरएनए को अगर हम तोड़ेंगे, आरएनए को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोटीन। ठीक है, हमें प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि ये इन अलग अलग तरीके के आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं,
जब कभी भी हम किसी के आरएनए को ब्रेक करते हैं तब हमें उनसे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, तो अब हमने डीएनए समझ लिया, हमने आरएनए समझ लिया। अब हम कुछ प्रोसेस समझते हैं कि जैसे डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, या आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, या डीएनए से डीएनए क्या कहलाता है। ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस को हम समझते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोसेसेस। प्रोसेस देखो, पहली चीज होती है कि हम अगर डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, अब मैं बार बार प्रोसेस नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो आरएनए से डीएनए बनाना, आरएनए से डीएनए, ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए से डीएनए बनाना क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बताओ, आरएनए कहाँ पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कोरोना। ठीक है, कोरोना। जब हम कोरोना को पकड़ते हैं या कोरोना की जांच करते हैं तो कोरोना के अंदर पाया जाता है आरएनए, लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनरीज नहीं थी जो आरएनए को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके या उसकी जांच कर सके कि इसके अंदर कौन से टाइप का प्रोटीन जनरेट हो रहा है। इसलिए हमें आरएनए को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता था? आरएनए को हमें कन्वर्ट करना पड़ता था डीएनए में। डीएनए में। ठीक है, डीएनए में। डीएनए में। तो देखो, अब क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती थी, ये ना, ये प्रोसेस एक पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन कहलाती थी ये सारी की सारी प्रोसेस। तो हमने सुना होगा कि जब कोरोना की जांच होती थी और उसमें हमारा जो सलाइवा वगैरह लिया जाता था तो हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता था जिसको कहते थे आरटी-पीसीआर टेस्ट। आरटी-पीसीआर टेस्ट, ये क्या है आरटी-पीसीआर टेस्ट? पहले हमारे कोरोना के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया गया, जिसको कहेंगे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद पीसीआर का मतलब ये जो चैन रिएक्शन बन रहा है उसको कहेंगे पॉलीमराइजेशन चैन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन चैन रिएक्शन, क्योंकि हमको पता है जो डीएनए होता है कई तरीके के पॉलीमर से या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ आरएनए से डीएनए बनाने में जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन चैन रिएक्शन। क्योंकि बहुत सारे आरएनए 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 को जोड़ करके फिर क्या बनाया जाता है? डीएनए। डीएनए, क्योंकि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रक्चर होता है और डीएनए डबल हेलिक्स होता है। तो जब एक आरएनए को कई आरएनए को जब जोड़ेंगे तब वो क्या बनेगा? डबल हेलिक्स बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो आरटी-पीसीआर क्या था? कुछ नहीं, कोरोना के आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता था और उसके बाद उसमें जांच की जाती थी कि इसमें कौन सा स्पाइक है, कौन सा प्रोटीन है, किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि डीएनए के ही अंदर तो छुपा होता है सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल। हाँ, तो बताओ, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरीके से डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फोटोकॉपी, यानी रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन, ठीक है, रिप्लिकेशन, उसी की फोटोकॉपी बनाना। अगर डीएनए से डीएनए बनाया जा रहा है तो आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। इसको भी क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन। इसको भी हम रिप्लिकेशन कहेंगे। अभी हमने देखा कि आरएनए 3 टाइप के होते हैं और एक प्रोटीन सिंथेसिस
करने में हेल्प करते हैं। तो बताओ आरएनए को अगर हम ब्रेक करेंगे, आरएनए को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या प्रोटीन से हम वापस आरएनए बना सकते हैं? नहीं बना सकते। प्रोटीन से हम वापस आरएनए नहीं बना सकते। इसके लिए जब अगर हम एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो चेन रिएक्शन या रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो दिखाते हैं। तो इसको अगर हमें एरो से दिखाना होगा एक ही सीरीज में तो कैसे दिखाएंगे? पहले होगा हमारा डीएनए, डीएनए से हम क्या बना सकते हैं? आरएनए, आरएनए से हम क्या बना सकते हैं? डीएनए। ये हो गया दोनों तरफ से, ठीक है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ठीक है। आरएनए से डीएनए, आरएनए से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। आरएनए को तोड़ेंगे तो प्रोटीन, लेकिन क्या प्रोटीन से आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। इसके लिए यहाँ पर एक ही सिंगल एरो दिखाएंगे, सिंगल एरो दिखाएंगे। अच्छा बताओ, डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। और आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम एरो के जरिए एक ही सिंगल वे में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डीएनए से आरएनए क्या कहलाएगा? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए या आरएनए से आरएनए क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांसलेशन, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इतना क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। आरएनए से डीएनए बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है, आरएनए से डीएनए ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।